की वजह से मेलॉन उसकी रिक्वेस्ट पर विचार करती है। भले ही ये एक ड्यूल है, वो हेयर को हर्ट होने का रिस्क नहीं ले सकती, तो वो एक बार फिर उससे पूछती है कि क्या सच में उसमें अनाम ड्यूल में एंगेज होने की काबिलियत है। क्रिश्चियन कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि वो अपना ओपोनेंट खुद चुनना चाहता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका ब्रैड छोटा भाई थॉन है। ये सुनकर थॉन आग बबूला हो जाता है। उसे अपने गुड फॉर नो भाई द्वारा चैलेंज किया जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यहाँ तक कि मेलॉन को भी लगता है कि क्रिश्चियन शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। वो उसे वार्न करती है कि अपना ओपोनेंट समझदारी से चुने, क्योंकि थॉन पहले से 2 स्टार लेवल पर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 स्टार वो लेवल है जहाँ बहुत कम 13 साल के बच्चे पहुंच पाते हैं। अगर तुम्हारे पास रॉ टैलेंट नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता तुम 13 के हो या 30 के, तुम इस लेवल की सतह भी नहीं छू पाओगे। असेंड करना तो दूर की बात है। लेकिन जैसा हम पहले से जानते हैं, क्रिश्चियन भी कोई पुशोवर नहीं है। वो डट कर ऐलान करता है कि वो अपने से स्ट्रॉन्ग किसी से फाइट करना चाहता है, क्योंकि खुद को प्रूव करने का यही एक तरीका है। थॉन से फाइट करना उसके हिसाब से ऑप्टिमल चॉइस है। हालांकि एक कैच है, अगर थॉन अपने ही भाई से फाइट करने से डरता है तो ड्यूल की पूरी डायनेमिक बदल जाती है। नेचुरली थॉन इस बैक में फंस जाता है और ड्यूल एक्सेप्ट कर लेता है। जल्द ही दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सेंटर में आमने सामने खड़े होते हैं। बाकी फियंस उन्हें घेर लेते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हुए कि थॉन जीते और क्रिश्चियन हार का कड़वा स्वाद चखे। लेकिन ड्यूल शुरू होने से पहले क्रिश्चियन जानना चाहता है कि विनर कैसे तय होगा। वो सजेस्ट करता है कि फाइट तब तक चले जब तक उनमें से कोई एक सरेंडर ना कर दे। मेलॉन, जो साफ तौर पर क्रिश्चियन से खुश नहीं है, इसके बजाय प्रपोज करती है कि फाइट तब तक चले जब तक एक साइड पूरी तरह इनकैपेसिटेट ना हो जाए। इस तरह उसका मानना है कि थॉर्न को अपने भाई को सीरियसली तोड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पास सरेंडर करने का ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन हमारा लड़का खुद से ज्यादा अपने ओपोनेंट को लेकर चिंतित है। वो अपने छोटे भाई को सीरियसली हर्ट नहीं करना चाहता। बेशक ये ताने थॉर्न को और भड़का देते हैं और वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में भर जाता है, अपने बड़े भाई को उसकी औकात दिखाने को बेताब। क्रिस मौके का फायदा उठाता है और पहला मूव करता है। वो अपने भाई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। वो थप्पड़ ह्यूमिलेटिंग और अनकॉल्ड फॉर है, लेकिन ड्यू शुरू हो चुका है तो सब फेयर गेम है। थॉर्न भी थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन बस हल्का सा पीछे झुककर उसे आसानी से डॉज कर देता है। अगर क्रिस ईमानदारी से कहे तो ये प्रैक्टिकली अनफेयर फाइट है। सारे ऑड्स उसके खिलाफ हैं। एक फियन के तौर पर जिसने अभी 1 स्टार भी नहीं पाया, वो डार्क एनर्जी वाले के सामने कोई चांस नहीं रखता। लेकिन एक बेयर हैंडेड ड्यूल में चीजें थोड़ी अलग हैं। थॉर्न की क्लमसी मूव्स क्रिस को परफेक्ट मौका देती है पलटवार करने का, और क्रिस उसके पेट में एक जबरदस्त नी स्मैश दे मारता है। इस बेयर हैंडेड फाइट में क्रिस के प्रीविल करने की वजह है उसकी पिछली लाइफ की अनगिनत बैटल्स का एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर वो सिर्फ डोमिनेंट ऑफ लाइट पावर्स गिने जो उसने पनिशमेंट केओ में हासिल की, तो वो पहले ही 3 स्टार लेवल पर है। तो बेसिकली उसका ब्रेड भाई उसके सामने टिकने वाला नहीं। थॉर्न अब बुरी तरह पिट चुका है और ऑनलुकर्स भी एब्सोल्यूट ऑन में है। उधर क्रिस अपने छोटे भाई को और चिढ़ाने के लिए जॉब्स फेंकना शुरू कर देता है। लगता है उसकी सिली रिमार्क्स असर कर रही है। अंदर ही अंदर वो इस बैट को स्ट्रगल करते देख पूरा एंजॉय कर रहा है। क्रिश्चियन उसे बता देता है कि कोई टिक नहीं चल रही, बस थॉर्न वीक सॉस है। ये बात सीधा डिब्बा लगती है और थॉर्न को चुपन महसूस होती है। जब क्रिस अपनी गुफी टीजिंग जारी रखता है, थॉर्न और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, उससे डार्क एनर्जी डरावने तरीके से निकलती है और वो पंच मारता है। क्रिस डायरेक्ट हिट से आसानी से बच जाता है, लेकिन थॉर्न लगातार पंचों की बरसात करता रहता है, जिनमें से कोई भी क्रिस को छू तक नहीं पाता। आखिरकार क्रिस एक पंच पैरी करता है। अपने छोटे भाई की डार्क एनर्जी कैंसिल करने के बाद वो एक ब्रूटल हिट मारता है। बस एक वही पंच काफी है कि थॉर्न खून खांसते हुए जमीन पर गिर पड़े। स्पेक्टेटर्स में फुसफुसाहट और गॉसिप शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है थॉर्न ने गार्ड डाउन कर दिया होगा या बस अपने फ्लैश भाई को हर्ट नहीं करना चाहता था। आखिर थॉर्न का अपने गुड फॉर नो बड़े भाई से नॉकआउट होना समझ से परे है, लेकिन डिप्टी कमांडर मेलॉन को ठीक पता है कि अभी क्या हुआ और वो एब्सोल्युटली शॉक में है। दूसरी तरफ क्रिस बस ये जानना चाहता है कि क्या उसने खुद को प्रूव कर दिया है या अभी कुछ बाकी है। मेलॉन अब भी स्तब्ध कंफर्म करती है कि उसने सच में खुद को प्रूव कर दिया है। ये कंफर्मेशन क्रिश्चियन के कानों में म्यूजिक जैसा लगता है और अब वो अपना अगला प्लान शुरू करने को तैयार है। बाद में अपने कमरे में बैठा क्रिस सोचता है कि आखिरकार वो डार्क मैजिक में 1 स्टार तक पहुंच गया है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह डार्क एनर्जी हैंडल करने का आदी नहीं है और क्रिश्चियन द्वारा छोड़ा गया काफी रेसिड्यू भी था, इसलिए इसमें उम्मीद से ज्यादा टाइम लगा। जहां तक एक साथ लाइट की पावर इस्तेमाल करने की बात है, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो अपना लेवल और बढ़ाएगा। अचानक उसकी असाइनमेंट मैरी उसकी कॉल पर प्रकट होती है। वो असल में एक हाई लेवल इवन स्पिरिट है, एक बैंशी। क्रिस ये देखकर थोड़ा स्पूक्ड हो जाता है कि उसकी मेड एक स्पिरिट है। वो इतना क्रीप्ड आउट हो जाता है कि काउंट से उसे रिप्लेस करने की सोचने लगता है। खैर वो उसे जूस लाने का ऑर्डर देता है, प्लान करते हुए कि ट्रेनिंग से पहले भी लेगा। मैरी उसके ऑर्डर को मानती है, लेकिन कंफर्म करना चाहती है कि क्या जूस ह्यूमन ब्लड से तैयार किया जाए, क्योंकि ब्लड जूस किसी भी चीज से ज्यादा टेस्टी होता है। वो ब्लड जूस पर जोर देती रहती है, जबकि क्रिश्चियन उसकी मॉर्बिड सजेशन से पूरी तरह डिस्टर्ब होकर बस स्ट्रॉबेरी जूस चाहता है और कुछ नहीं। जब क्रिश्चियन ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला होता है, बटलर पीछे से उसे आवाज देता है,
जाने पर दोबारा सोचने की सलाह देते हुए बटलर चिंता जताता है कि क्रिश्चियन हाल में खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। वो साफ तौर पर प्राउड और खुश है ये देखकर कि यंग मास्टर कितना डिलिजेंट और सिंसियर हो गया है। भले ही बाकी सब उसे गुड फॉर नथिंग मानते हो, वो हमेशा से क्रिश्चियन पर भरोसा करता आया है। लेकिन क्रिश्चियन इस कमीने की हाइपोक्रेसी को साफ देख लेता है। वो बटलर को एक डेथली ग्लेयर मारता है, किसी लोरी सर्वेंट से वैलिडेशन नहीं चाहता। बेचारा बटलर तुरंत माफी मांगता है क्योंकि उसका इरादा हद पार करने का नहीं था। इन शब्दों के साथ वो चला जाता है, जाने से पहले क्रिश्चियन को गुड ट्रेनिंग सेशन विश करते हुए। लेकिन क्रिस को इस आदमी में कुछ सस्पिशियस लगता है, हालांकि वो ठीक से समझ नहीं पाता कि गड़बड़ क्या है। बाद में जब क्रिस ग्राउंड से गुजरता है वो नोटिस करता है कि लोगों के बिहेवियर और आंखों की नजर उसके प्रति सॉफ्टर और ज्यादा डोसाइल हो गई है। वो इसे एक बढ़िया मौका मानता है धीरे धीरे उन्हें अपने पक्ष में करने का। आखिर जब आयरन गर्म हो तो वार क्यों न किया जाए। अपना बैग नीचे रखकर वो तलवार घुमाना शुरू करता है। एक फेंद ये देखता है और तुरंत डिप्टी कमांडर मेलॉन के पास रिपोर्ट करने चला जाता है। वो रिपोर्ट करता है कि यंग मास्टर क्रिश्चियन आज फिर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आया है। ये सुनकर मेलॉन क्यूरियस हो जाती है। उसकी क्यूरियोसिटी पहले ही थॉन के साथ ड्यूल में उसके मूव्स देखकर पीक पर थी। डिफाइंड और प्रिसाइज वो जानना चाहती है कि क्रिश्चियन असल में प्लॉट क्या कर रहा है। जो बातों से एज ऑफ सीट पर रखती है वो ये कि क्रिश्चियन सही समय पर अपने भाई की डार्क एनर्जी डिस्पेल कर पाया। ये रिवलेशन समझाता है कि बैटल की शुरुआत से ही कंट्रोल उसी के हाथ में था। अगर ऐसा है तो शायद उसमें लॉर्ड एशिड दे बैरन को भी सरपास करने का टैलेंट हो, जो मेन फैमिली का डायरेक्टर है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन तो वही बास्टर्ड है जिसने अपनी डिबॉश लाइफस्टाइल से अपनी डार्क एनर्जी खो दी थी। वो अपने और लॉर्ड एशिड के बीच के एनॉर्मस पावर गैप को कैसे क्लोज करेगा। मेलॉन बाहर आती है, ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे क्रिश्चियन की मौजूदगी का पता नहीं। जब वो सच में बाहर आती है तो देखती है कि क्रिश्चियन ने अपने ओपोनेंट कैनन को गिरा दिया है। ऑन लुकास शॉक में है कि उसने 1 स्टार फियन को हरा दिया। ये अनफेथ हम्बल है कि ये बास्टर्ड 1 स्टार तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि मेलॉन भी में देखती रह जाती है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन इन हाईली रिकॉर्डेड ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की कमजोरी से डिसअपॉइंटेड है। उसे कोई रियल चैलेंज नहीं दिखता। वो सोचता है क्या यहाँ कोई सच्चा फाइटर है भी या नहीं। एक बड़ा फियन टूरिन आगे बढ़कर क्रिश्चियन को चैलेंज करता है। ये देखकर क्रिस बस इशारा करता है कि वो बड़ा बास्टर्ड आ गया है। वो अंदर ही अंदर खुश है कि ये क्लाउन्स उसके ट्रैप में गिर रहे हैं। टूरिन फाइट के लिए उत्साहित तलवार घुमाता है और दोनों के बीच फेयर बैक एंड फोर्थ शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वारों का आदान प्रदान होता है क्रिस सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कि फेयर यही होगा कि वो वुडन स्वॉर्ड से फाइट करे।
मेलॉन उसकी सजेशन मान लेती है। इस हैंडीकैप के साथ भी उसे यकीन है कि वो सिर्फ वुडन स्वॉर्ड से उसकी टांगें तोड़ सकती है। जिबर जैबर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बैटल शुरू हो। डिप्टी कमांडर मेलॉन इनिशिएटिव लेती है, अपनी तलवार क्रिश्चियन पर गिराते हुए। वो उसके डायरेक्ट अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और दोनों के बीच फियरस ब्लूज का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट है कि ऑनलुकर्स ठीक से फॉलो भी नहीं कर पा रहे। और जो और भी माइंड बॉबलिंग है, क्रिश्चियन उसके सामने टिककर खड़ा है, यहाँ तक कि मेलॉन खुद अगिटेट होने लगती है, ये समझकर कि उसका कोई अटैक लैंड ही नहीं हो रहा। भले ही वो एक वीकलिंग है और उसके सामने चांस नहीं होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन अजीब तरह से पिछली फाइट्स जैसी है जहां उसके ओपोनेंट्स एक भी ब्लो लैंड नहीं कर पाए थे। उसके चेहरे पर डिस्टेरस देखकर क्रिस खुद को रोक नहीं पाता और उस पर ताने मारता है, जिससे वो और इरिटेट हो जाती है। वो अपनी तलवार उठाती है, उसे डार्क एनर्जी से चार्ज करती है और जोर से नीचे मारती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे आसानी से डॉज कर देता है, उसकी तरफ चार्ज करता है और सीधे उसके चेहरे पर जोरदार हेड स्मैश मारता है। इम्पैक्ट से उसकी नाक फट जाती है। ये स्ट्राइक हमारे लड़के की तरफ से कैलकुलेटेड रिस्क था। उसे एहसास हुआ था कि जब तक मेलॉन की डार्क मैजिक बाउंड है, वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ऐसे ओपनिंग को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। उसका हंच बिल्कुल सही निकला। अगर मेलॉन सिर्फ स्वॉर्ड पर फोकस करने वाली फियन होती तो ये काम नहीं करता। खून गिरने के बाद कोर्ड स्वीट में जाने के बजाय मेलॉन जोर से हंस पड़ती। उसे ये अजीब तरह से क्यूट और फनी लगता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे हेडबट मारेगा। आखिरकार वो मान लेती है कि उसे उस पर डाउन लुक नहीं करना चाहिए था और वादा करती है कि वो खुद उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देगी ताकि उसका ग्रोथ बढ़े। लेकिन तभी क्रिश्चियन एक शॉकिंग बात बताता है। जब उसने उसे हेडबट मारा, उसने उसकी गर्दन पर स्क्रैच भी किया था। अगर उसके नाखूनों पर पॉइजन लगा होता तो वो अब तक गई थी। मेलॉन ईमानदारी से अपनी डिफीट स्वीकार करती है और कहती है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगी। हालांकि वो उससे एक और ड्यू जाती है। क्रिस को रिमैच से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बदले में एक रिक्वेस्ट रखता है। ये एक शॉकिंग रिक्वेस्ट है। मेलॉन के लिए ये इम्पॉसिबल डिमांड है। उसकी लॉयल्टी डार्क मैजिक क्लैन की मेन फैमिली हाउस बैरन के साथ है। क्रिस समझता है कि वो क्या इशारा कर रही है, लेकिन उसे भरोसा दिलाता है कि जब वो क्लैन का अगला लीडर बनेगा तब ये सब मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आखिरकार वो टॉप डॉग होगा। मेलॉन ये सुनकर हैरान रह जाती है। इसे विशफुल थिंकिंग मानते हुए आखिर 5 यंग लॉर्ड्स हैं जिन्हें सक्सेशन राइट्स मिले हैं और वो सब मेन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। क्रिश्चियन एक बास्टर्ड होने के नाते कोई चांस नहीं रखता। खैर, वो एक और ड्यूर का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगली फाइट 1 महीने बाद होगी और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब दोनों ऑल आउट जा सकते हैं। मेलॉन को इससे कोई दिक्कत नहीं। दरअसल वो पहले से उसकी ह्यूमिलेटिंग डिफीट इमेजिन कर रही है। पुलिस उसे वार्न करता है कि इतना श्योर मत हो, आखिर दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। इसके साथ वो उसे फेयरवेल कहता है और 1 महीने बाद मिलने का वादा करता है। वो मन ही मन कसम खाता है कि उसे एहसास दिलाएगा उसकी असली लॉयल्टी कहाँ होनी चाहिए। बाद में क्रिश्चियन डिप्टी कमांडर मेलॉन की रिकमेंडेशन लेटर अपने पिता को पेश करता है। लेटर देते वक्त वो फियंस की लैक्यूस्टे फंडामेंटल्स पर फीडबैक भी देता है और सजेस्ट करता है कि उनकी ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले की ओर, जहां मेलॉन क्रिश्चियन से बैटलफील्ड पर भिड़ने के बाद उसके ग्रोथ के बारे में सब कुछ उसके पिता को बताती है। लो स्टार रैंक होने के बावजूद उसने सॉलिड फाउंडेशन वाले ओपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया और यहाँ तक कि मेलॉन खुद उसकी अनएक्सपेक्टेड स्किल से हम्बल हो गई। वो मानती है कि उसने फाइट एंजॉय की, हालांकि डिफीट ने उसे सरप्राइज कर दिया। वर्तमान में काउंट अपने बेटे को घूरते रहते हैं, एक लंबा साइलेंट मोमेंट लेते हुए ये कंफर्म करने के लिए कि सामने खड़ा इंसान सच में क्रिश्चियन ही है। आखिरकार वो अपना हाथ बढ़ाते हैं और लाइब्रेरी की उसे थमा देते हैं। बाद में क्रिश्चियन की पकड़ में की आते ही उसे सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। सिर्फ लाइब्रेरी की नहीं, उसने मेलॉन का ट्रस्ट भी जीत लिया है। दरअसल मेलॉन डार्क मैजिक क्लैन की मेन फैमिली की फियन है। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान वो 6 स्टार हाई फियन थी। अगर क्रिश्चियन पूरे डार्क मैजिक क्लैन पर कंट्रोल चाहता है तो उसे उसका साथ चाहिए। उसने अभी पूरी तरह उसे अपने पक्ष में नहीं किया, लेकिन उसे भरोसा है कि 1 महीना काफी होगा। अपनी अचीवमेंट्स पर ब्राउ फ्री करते हुए चलते चलते उसे काउंट खजार का कंफ्यूज लेकिन प्राउड एक्सप्रेशन याद आता है। क्रिस समझता है कि फियंस में भी फैमिलियल अटैचमेंट्स होते हैं और वो देख सकता है कि काउंट खजार उसके पिछले जीवन वाले पिता से कहीं बेहतर है। इसी वजह से वो खुद से वादा करता है कि वो अपने नए पिता को प्राउड फील करवाएगा। लाइब्रेरी के अंदर पहुंचकर क्रिस डोमिनियन ऑफ लाइट में फॉरबिडन सारे ग्रिमोर्स नोटिस करता है, जैसे ब्लड मैजिक, समथिंग स्टडीज और कर्स स्टडीज। वो शेल्फ से एक किताब निकालता है, लेकिन जैसे ही निकालता है उसकी ईविल स्पिरिट मेड अचानक प्रकट होती है, उसे चौंकाते हुए। जब वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, वो बताती है कि कभी वो यहीं की लाइब्रेरियन थी।
वो ये भी मानती है कि उसके मन में क्रिश्चियन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो उसकी अफेक्शंस रेसिप्रोकेट नहीं करता। इसके बावजूद वो उससे फ्लर्ट करती रहती है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। सीरियस नोट पर वो बताती है कि जो ग्रिमोर क्रिश्चियन ने चुना है वो 4 स्टार डार्क मैजिक बुक है जिसका नाम है बाइंडिंग सील, और उसे समझ नहीं आता कि वो इसे कैसे कॉम्प्रिहेंड करेगा। क्रिश्चियन सीना फुलाकर कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो जीनियस है। मैरी इस क्रैप को नहीं मानती, फिर भी सपोर्टिव फेस आर्ट लगाकर उसकी तारीफ करती है। क्यूरियोसिटी में वो पूछती है कि उसने ये किताब क्यों चुनी, और वो रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है। वो एक रैट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सस्पेंस हवा में तैरता है और सीन शिफ्ट होता है क्रिस के रोजाना ड्रिल्स की तरफ। वो अपने पोटेंशियल सस्पेक्ट्स के बारे में सोचता है जो वो रैट हो सकते हैं। लिस्ट में पहला नाम है थॉन, उसका छोटा भाई जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। दूसरा है कॉक्स, उनका बटलर जो क्लैन का डेसेंडेंट नहीं है लेकिन पनिशमेंट केओ में फ्री एक्सेस रखता है। फियंस पावरफुल लोगों को हाई रिगार्ड में रखते हैं बजाय सिर्फ हाई सोशल स्टेटस वालों के। तो ये समझ नहीं आता कि कॉक्स जैसे आदमी को उसके जैसे वीक सॉस के आसपास घूमने की क्या जरूरत है। मुमकिन है कि कॉक्स के पीछे कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन जो भी है वो क्रिश्चियन को नीचे गिराना चाहता है। सबसे नोटेबल बात यह है कि कॉक्स ने उसे पनिशमेंट के जाने से पहले ड्रीम स्टोन दिया था जो बेसिकली डेथ सेंटेंस जैसा है। रैट पकड़ने के लिए क्रिस फैसला करता है कि वो वही बास्टर्ड बनेगा जैसा उसके दुश्मन उसे देखना चाहते हैं। अगर वो उसे अपनी लाइफ बर्बाद करते देखेंगे तो शायद वो होपफुल हो जाएंगे और उसे पता चल जाएगा कि स्कीम के पीछे कौन है। वो अचानक ट्रेनिंग के बीच में रुक जाता है, गुस्से का ड्रामा करता है कि सब कुछ कितना मुश्किल है। वो उस दिन के ड्रिल्स छोड़ देता है और रेस्ट करने का फैसला करता है। उसका ये सडन चेंज सबको ऑफ गार्ड पकड़ लेता है जैसा उसने प्लान किया था। बाद में डाइनिंग टेबल पर अपने पिता के साथ क्रिस जानबूझकर सीन क्रिएट करता है। उसका पिता गुस्से से उबल उठता है, खुद को बेवकूफ महसूस करते हुए कि उसने सोचा था उसका बेटा रिडीम हो सकता है। गहरी निराशा में वो टेबल छोड़कर चला जाता है। क्रिस काउंट को उदास जाते देख हल्का सा दुख महसूस करता है, लेकिन वो जानता है ये फैमिली के ग्रेटर गुड के लिए है। वो मेहनत करता है ये अफवाह फैलाने में कि वो फिर से अपने पुराने रेबेलियस तरीकों पर लौट आया है। मेट्स को बुली करना जब वो सफाई करती है, पैसा पानी की तरह उड़ाना। लेकिन जब वो अल्कोहल पीना चाहता है, उसकी पर्सनल मेड हमेशा ऐसा वाइन बनाती है जिसमें अल्कोहल का नामो निशान नहीं। क्रिस उसे रियल अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने को कहता है क्योंकि ये उसके प्लान का हिस्सा है लैड पकड़ने का। उसे उम्मीद है कि जो भी प्लॉट के पीछे है वो सोचेगा कि वो फिर वही वेस्टफुल बास्टर्ड बन गया है, और फिर वो बाइंडिंग सील स्पेल में अपनी मास्टरी दिखाता है जो उसकी लॉयल मेड को भी ऑफ गार्ड पकड़ लेती है। अब सवाल ये है, दैट आखिर है कौन, और 1 महीने बाद का अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूल क्या पूरा पावर शिफ्ट लेकर आएगा। वो ये देखकर बुरी तरह बेवकूफ सी रह जाती है कि उसने पहले ही स्पेल मास्टर कर लिया है, लेकिन क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए अपने जीनियस होने का ढिंडोरा पीटने लगता है। वही बात जो वो शुरू से क्लेम करता आया है। वो समझाता है कि जितना टाइम उसने बाहर से ट्रबल क्लियर करने में बिताया उतना ही सीक्रेटली वो मल्टीपल स्पेस मास्टर करने के लिए स्टडी भी कर रहा था। वो अभी सेलिब्रेट भी नहीं कर पाता कि उसका छोटा भाई थॉन बिना अनाउंस किए उसके कमरे में घुस आता है। ये देखते ही क्रिश्चियन तुरंत अपना मेंटल स्विच फ्लिप करता है और एकदम से सोबर जीनियस से बदलकर ड्रंकन डिजेंडेड बास्टर्ड बन जाता है, एक यूजर का रोल प्ले करते हुए। थॉन की आंखें गुस्से से सिकुड़ जाती हैं क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके बूजो भाई में कुछ भी नहीं बदला। थॉन का ये गुस्से भरा और इंटेंस रिएक्शन क्रिस को कंफर्म कर देता है कि वो उसके खिलाफ किसी भी स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि थॉन क्लीन है, वो फैसला करता है कि वो उसके साथ अपने सीक्रेट का एक हिस्सा शेयर करेगा, ये बताते हुए कि घर में एक रैट है, एक ट्रेडर जो उसका डाउनफॉल चाहता है। क्रिस अभी के लिए रेकलेस फूल का रोल प्ले करने का प्लान करता है, प्रिटेंड करते हुए कि वो बिल्कुल वही है जो उसके दुश्मन चाहते हैं ताकि उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। अपने भाई को और कन्विंस करने के लिए वो उसे वो वाइन दिखाता है जो वो पी रहा था। थॉन को सूंघने देता है ये साबित करने के लिए कि वो फेक है, सिर्फ उसकी फेस आर्ट मेंटेन करने के लिए। हालांकि क्रिस अब भी श्योर नहीं है कि रैट कौन है, लेकिन उसे यकीन है कि वो उन्हें बाहर निकालने की करीब पहुंच रहा है। उसी वक्त
कांच टूटने की आवाज सुनकर एक सर्वेंट भागता हुआ अंदर आता है। क्रिश्चियन तुरंत अपनी ड्रंकन पर्सोना में लौट आता है और सर्वेंट से डिमांड करता है कि वो बटलर से कहे कि उसने जो वाइन भेजी है वो गलत है और सही बोतल लेकर आए। सर्वेंट बार बार माफी मांगता है और बताता है कि कॉक्स इस समय बिजी है। क्रिस बहुत ज्यादा पीछू के नाविक की तरह एक्ट करते हुए फैसला करता है कि वो खुद बटलर से मिलने जाएगा। पीछे खड़ा उसका भाई बस अविश्वास से देख सकता है कि ये बास्टर्ड कितनी रियलिस्टिकली ड्रंकर्ड बोझों का रोल निभा रहा है। जब क्रिश्चियन आखिरकार कॉक्स से मिलता है वो जानबूझकर वाइन की बोतल उसके सिर पर उलट देता है जिससे वो पूरी तरह भीग जाता है। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि वो गंदे ट्रिक्स खेल रहा है और गलत लाइन भेजी है। कॉक्स माफी मांगता है और कहता है कि सही वाइन तुरंत ले जाएगी, लेकिन क्रिस जिद करता है कि वो खुद ला कर दे। कॉक्स शांत रहने की कोशिश करता है, समझाते हुए कि वो किसी ज्यादा जरूरी काम में लगा है और वाइन बाद में भेजी जा सकती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे लगातार पुश करता है उसे भड़काने की कोशिश में। आखिरकार कॉक्स वाइन लाने चला जाता है। क्रिस इस बास्टर्ड की पेशेंस पर हैरान रह जाता है। भले ही कॉक्स अपनी इमोशंस मास्क कर ले, लेकिन क्रिस उसके अंदर से निकलती हॉस्टिलिटी फील कर सकता है। जैसे ही क्रिस अकेला होता है वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना शुरू कर देता है जिन्हें बटलर तैयार कर रहा था। पेपर स्कैन करते हुए उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल जाती है जब उसे पता चलता है कि बटलर फंड्स का एम्बिजमेंट कर रहा था। अगर कॉक्स सच में रैट है तो नेचुरली उसने फाइनेंसेस में छेड़छाड़ की होगी, लेकिन अभी तक कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि वही रैट है। कुछ देर बाद कॉक्स सही वाइन लेकर लौट आता है। क्रिश्चियन अभी भी अपना रोल निभाते हुए बोतल ले लेता है और सोचता है कि क्या बटलर उसके इम्पोर्टेंट बिहेवियर से नाराज है, लेकिन बटलर तो जैसे अपनी यंग मास्टर की सेवा करने का मौका आकर खुश दिखता है। जाने से पहले कॉक्स एक मैसेज देता है कि क्रिश्चियन के कुछ फ्रेंड्स अपनी यूजुअल हाइडआउट पर उससे मिलना चाहते हैं। बेशक क्रिस को जरा भी आइडिया नहीं कि ये फ्रेंड्स असल में कौन है। कॉक्स उसे उनसे दूर रहने की वार्निंग देता है, कहता है वो ट्रबल है, लेकिन ये बात क्रिस को और इंट्रिग करती है। वो उन मिस्टीरियस लोगों से मिलने का फैसला करता है। हाइडआउट पर हमारे सामने एक लेविश फूड स्पेयर है। जैसे ही क्रिस बैठता है उसकी नज़र तुरंत उस डरी हुई मेयर पर जाती है जो ड्रिंक सर्व कर रही है। वो खुद को रोक नहीं पाता और कमेंट करता है कि इन पिग्स ने इस बेचारी लड़की से अपने फैट एसेस के लिए ड्रिंक दिलवाई है। जब वो उसे ग्लास सेल करती है उसे कुछ ऑफ लगता है। बिना हिचकिचाहट वो वाइन सीधे उस मोटे आदमी के चेहरे पर फेंक देता है जो टेबल पर बैठा है। वो घुमा फिरा कर बात नहीं करता और सीधा इल्जाम लगाता है कि उन्होंने उसकी ड्रिंक में कुछ शेरी मिलाया है। मामला और बढ़े उससे पहले वो डार्क मैजिक से मेड को भी हुश कर देता है ताकि जो होने वाला है उससे वो ट्रॉमेटाइज ना हो। ग्रुप ये देखकर शॉक में है कि उसने डार्क मैजिक यूज किया। उन्हें सरप्राइज है कि क्रिश्चियन इतनी पावरफुल टेक्निक सीख चुका है, लेकिन उनके रिएक्ट करने से पहले ही हमारा लड़का दोनों कल्प्रिट्स को टेबल पर पटक देता है जिससे खून छिटक जाता है। मोटा आदमी जानना चाहता है कि उस पर अटैक क्यों किया गया। क्रिस जवाब में डैगर निकाल लेता है क्योंकि वो उनकी किसी भी प्रेटेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। थोड़ी इंटरोगेशन के बाद दुबला आदमी आखिर कन्फेस करता है कि वो सिर्फ किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जिसने उन्हें ड्रग्स के जरिए ब्लैकमेल किया था, जो उसने और उसके दोस्त ने स्मगल किए थे। उन्हें ऑर्डर मिला था कि वो मेयर का मर्डर करे और इसका इल्जाम क्रिश्चियन पर डाले। क्रिस मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी पूछता है। दुबला आदमी हिचकिचाता है, लेकिन उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए हमारा लड़का उसे याद दिलाता है कि यहाँ शॉट्स कौन कॉल कर रहा है। आखिरकार वो सच उगल देता है, कॉक्सी प्लॉट के पीछे है। सब एक्सपोज होने के बाद दोनों अपनी जान की भीख मांगते हैं और वादा करते हैं कि क्रिश्चियन जो कहेगा वो करेंगे। क्रिश्चियन थोड़ी देर सोचता है और कंडीशन पर उन्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है कि वो बिना सवाल उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, सिर्फ जस्ट इन केस वो उनसे ये वादा 2 बार करवाता है। और जैसे ही वो वादा करते हैं वो उन पर अपना बाइंडिंग स्पेल इस्तेमाल कर देता है। अगले दिन कॉक्स भागता हुआ गाउंड खजार के पास जाता है और रिपोर्ट करता है कि क्रिश्चियन ने मर्डर किया है। वो क्लेम करता है कि क्रिश्चियन ड्रंक हालत में उस सर्वेंट लड़की को मारकर उसकी बॉडी नदी में फेंक आया। कोर्ट में क्रिश्चियन तुरंत अपनी इनोसेंस प्लीड करता है, लेकिन काउंट कन्विंस नहीं है और कहते हैं कि विटनेस की टेस्टिमोनी उसकी गिल्ट प्रूव कर देगी। क्रिश्चियन शांत स्वर में कहता है कि मर्डर हुआ ही नहीं, इसलिए विटनेस गलत है। अपनी बात साबित करने के लिए वो मेड की तरफ इशारा करता है और सबके शौक के बीच वो जिंदा और सही सलामत कोर्ट रूम में चलकर आ जाती है। दोनों साजिश करता घबराने लगते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वो फंसने वाले हैं। मेड बताती है कि क्रिश्चियन ने असल में उसकी मदद की थी, उसे घर तक एस्कॉर्ट किया और किराया भरने के लिए पैसे भी दिए। कोर्ट शौक में फट पड़ता है और दोनों कल्प्रिट्स एक्सपोज हो जाते हैं। आखिरी कील ठोकने के लिए हमारा लड़का अपना मैजिक मोजो यूज करता है और अपने दोनों फ्रेंड्स को तोते की तरह बोलने पर मजबूर कर देता है। वो मान लेते हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दी थी कि उसने लड़की को मारा, साथ ही
ये भी कि बटलर कॉक्स ने उन्हें यंग मास्टर को फंसाने का ऑर्डर दिया था। अनसरप्राइजिंगली बटलर पैनिक करने लगता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, जैसे उसकी जान दांव पर हो, जो कि है। क्रिस पहले से जानता था कि ये जैकेस ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसलिए उसने तैयारी कर रखी थी। वो अपने पिता को संबोधित करता है और कुछ देर के लिए उनकी अथॉरिटी उधार मांगता है, क्योंकि उसे बटलर कॉक्स से एक डायरेक्ट सवाल पूछना है। वो वादा करता है कि ये एक सवाल ही दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। उसके पिता मान जाते हैं और कॉक्स को खुद का बचाव करने का मौका देते हैं। कॉक्स को डिफेंडेंट स्टैंड पर खड़े होने को कहा जाता है। जज स्टैंड पर चढ़ने से पहले पिता उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया तो तुरंत छीन ली जाएगी। जैसे ही क्रिस जज स्टैंड पर चढ़ता है, वो मिली हुई अथॉरिटी से कॉक्स से सवाल करना शुरू करता है। सबसे पहले वो डिफेंडेंट कॉक्स से शपथ लेने को कहता है कि वो सिर्फ सच बोलेगा। कॉक्स तुरंत शपथ लेता है, जैसे उसके पास कोई ऑप्शन हो। लेकिन जैसे ही कॉक्स दूसरी बार शपथ लेता है, हमारा लड़का उस पर बाइंडिंग सी मैजिक लगा देता है। कोर्टरूम के लोग भी इसे नोटिस किए बिना नहीं रह पाते। उनकी रिएक्शन शॉक और ओ की है, क्योंकि कोई मामूली ब्रेड 4 स्टार डार्क मैजिक कैसे चला सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमें पता चलता है कि बाइंडिंग सील को क्रिस ने मॉडिफाई किया है ताकि लो स्टार रैंक में भी यूज हो सके। हालांकि इसकी एक्स्ट्रा कंडीशन है, टारगेट को 2 बार शपथ लेनी होगी। अब समझ आता है कि उसने कॉक्स से 2 बार शपथ क्यों ली और उन दोनों गुंडों से 2 बार प्रॉमिस क्यों करवाया। अब जब बाइंडिंग सील सक्सेसफुल है, हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसने उसे बदनाम करने के लिए उन दोनों को क्यों हायर किया। जैसे ही कॉक्स जवाब से बचने की कोशिश करता है, बाइंडिंग सील उसका दिमाग खा जाती है। वो थोड़ी देर दर्द सहता है, लेकिन आखिरकार कबूल करता है कि उसे किसी से ऑर्डर मिले थे। जिस आदमी ने उसे ऑर्डर दिया, उसने फाइनेंसेस में उसकी करप्शन को लेकर धमकी भी दी थी, इसलिए कॉक्स के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। आगे कुछ और कबूल करवाने से पहले हमारा लड़का उससे कंफर्म करवाता है कि वो काउंट की पीठ पीछे एम्बिजनमेंट कर रहा था। ये छोटा सा फैक्ट कंफर्म होते ही क्रिस रॉयल आगे बढ़ाता है और उस शख्स के बारे में पूछता है जिसने उसे ऑर्डर दिया था। जब कॉक्स बोलने से मना करता है, दर्द और बढ़ जाता है और मजबूरी में वो नाम उगल लेता है, सर एशिड। ये खबर सब पर न्यू की तरह गिरती है जब उन्हें एहसास होता है कि डार्क मैजिक प्लान का सेकंड सन सर एशिड दीरॉन ही डोरिया हिला रहा था। कॉक्स आगे बताता है कि अब जब उसने सब उगल दिया है, एशिड उसे मार डालेगा, लेकिन इससे पहले कि सर एशिड कॉक्स की जान को कोई खतरा बने, हमारा लड़का उस यूटेटर का सिर काउंट खजार के सामने उड़ा देता है, इससे पहले कि कोई उसके इस बोल्ड मूव पर बकबक शुरू करे। क्रिस साफ कर देता है कि उसने सिन्नर को वही अथॉरिटी यूज करके पनिश किया है जो उसने काउंट से उधार ली थी। फिर काउंट क्रिश्चियन से पूछते हैं कि आखिर उसने कॉक्स को डेथ सेंटेंस के लायक क्यों समझा। खैर, क्रिस का रीजन सिंपल है। भले ही इस बास्टर्ड को जिंदा छोड़ दिया जाता, मेन फैमिली बहुत आसानी से एविडेंस फैब्रिकेट कर देती और पूरे इंसिडेंट को कवर अप कर देती। और मेन फैमिली के बैड साइड पर जाना वो आखिरी चीज़ है जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इस इंसिडेंट ने सबको दिखा दिया कि एशिड ने उसे कैसे सबोटाज करने की कोशिश की। अगले ही पल काउंट खजार एक पोर्टल कंज्यूर करते हैं और पिता पुत्र दोनों सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कदम रखते हैं ताकि प्राइवेट चैट कर सके। आखिर कोर्टरूम में लोग बहुत ज्यादा थे। काउंट की समझ के मुताबिक एशिड सिर्फ इसलिए ट्रबल क्रिएट कर रहा है क्योंकि सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। काउंट अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी फैमिली की पावर और अथॉरिटी सीधे उस सक्सेसर से जुड़ी होती है जिसे वो सपोर्ट करते हैं, तो नेचुरली एशिड को थ्रेड फील होना लाजमी है। हालांकि अभी की सिचुएशन में काउंट फर्स्ट यंग लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट यंग लॉर्ड ऑप्शन नहीं है, लेकिन तभी क्रिस खुद को अगला ऑप्शन बनाकर पेश कर देता है। वो वॉलंटियर करता है कि वो अगला सक्सेसर बनेगा। कहने की जरूरत नहीं, काउंट इस आइडिया को तुरंत खारिज कर देते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिश्चियन अपने पिता को याद दिलाता है कि ब्रांच फैमिली से कोई भी पोटेंशियल सक्सेसर के तौर पर रिकॉग्नाइज हो सकता है अगर उसमें जरूरी एबिलिटी हो। उसके पिता मानते हैं कि ये बात सिर्फ कागजों पर सच है, उनके क्लैन में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तभी क्रिस उन्हें याद दिलाता है कि एशिड उसे पोटेंशियल राइवल मानता है, तभी तो वो उसे खत्म करना चाहता था। काउंट मानते हैं कि बचपन में क्रिश्चियन शायद एशिड से ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन अभी एशिड बहुत आगे निकल चुका है। क्रिस को यकीन है कि उसने कैच अप करना शुरू कर दिया है और अपनी ग्रोथ और फास्ट करने के लिए वो चाहता है कि उसके पिता अपनी अथॉरिटी यूज करके उसे सेक्रेट डार्क लाइट के लिए रिकमेंड करे जो 2 महीने बाद होने वाली है। काउंट उसे याद दिलाते हैं कि उस लाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 2 स्टार होना जरूरी है। ये क्रिश्चियन के लिए सबसे छोटी चिंता है। वो प्रॉमिस करता है कि अगले 2 महीनों में 2 स्टार पहुंच जाएगा, तो उसे उम्मीद है कि उसके पिता ये फेवर देंगे। लगता है काउंट के पास यन मास्टर की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बाद में सर्वेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं कि हमारा लड़का कितना बदल गया है। कहा जाता है कि जो ट्रेनिंग क्लिश चेंज हो रहा है
वो इतनी टफ है कि सीनियर नाइट्स भी मुश्किल से सह पाते हैं। फिर सीन कट होता है हमारे लड़के पर, जो नई सीखी हुई स्वॉर्ड टेक्निक से चीजें काट रहा है। उसकी प्रोग्रेस देखकर काउंट भी हैरान है कि वो कितनी तेजी से अडेप्ट कर रहा है, जैसे दिनों में सीख रहा हो। काउंट और ज्यादा शौक होते हैं जब वो देखते हैं कि क्रिश्चियन ट्रेनिंग डमी को लिम्ब फ्रॉम लिम्ब स्लाइस कर देता है। असल में क्रिस ने मर्ड स्वॉर्ड्समैनशिप को ब्लैक स्काई स्वॉर्ड एनर्जी के साथ मिक्स कर दिया है, एक अल्टीमेट टेक्निक बनाते हुए जो क्लीन थ्रू कट कर सकती है, जो मर्ड स्वॉर्ड्समैनशिप अकेले नहीं कर सकती थी। काउंट की आत्मा तो ये देखकर जैसे शरीर छोड़ दे। नॉर्मली दो टेक्निक्स एक साथ यूज करने से कर्स कास्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रिस इसे सुपर इजी कहकर टाल लेता है। असल में उसके लिए तो ये इनकन्वीनियंस भी नहीं। 15 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा लड़का जमीन पर पूरी तरह डेंट पड़ा है। ये बंदा कॉम्प्लेक्स स्वॉर्ड्समैनशिप मूव कर सकता है, लेकिन रनिंग के बाद कार्डियो का स्ट्रेन नहीं झेल पाता। सबसे बुरा ये कि इसमें चीट करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि स्टैमिना धीरे धीरे जमा होती है। जैसे ही वो सांस संभालता है, डिप्टी कमांडर मेलॉन अचानक प्रकट हो जाती है। वो बस उसे सॉफ्ट रिमाइंडर देने आई है कि उनका ड्यूल पास ही है। वो मानती है कि भले ही वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हो, फिर भी पावर गैप बंद करने के लिए ये काफी नहीं, इसलिए उसका उसे घुटनों पर लाने का सपना सिर्फ उसके दिमाग में है। लेकिन क्रिस कॉन्फिडेंट है, वो इस थॉट को रियलिटी बनाएगा। उसे उसका वॉरियर स्पिरिट पसंद आता है। जाने से पहले वो उसकी तारीफ करती है और उम्मीद करती है कि वो अपना बेस्ट वजन बाहर लाए ताकि वो उसे एंटरटेन कर सके। कॉन्टेक्स्ट के लिए मेलॉन फिलहाल अपर 4 स्टार है। एक सिंगल स्टेज में 3 टीयर्स होते हैं, लोअर, मिडल और अपर। लेकिन लगता है हमारे भाई के पास इस गैप को ओवरकम करने का परफेक्ट प्लान है। बाद में वो अपनी इविल स्पिरिट मेड मैरी से मिलता है, जो ड्रॉप डेड गॉर्जियस लग रही है, क्योंकि ये उनका पहला आउटिंग है। साथ में उसने ठीक से ड्रेसअप किया है। लगभग ऐसा लगता है जैसे वो इसे डेट बना रही हो। क्रिश्चियन साफ इनकार करता है कि उसने उसे इनवाइट किया है, उसने तो बस कहा था कि उसके बैग्स तैयार करे बस। लेकिन मैरी जिस तरह ऑब्सेसिव दिखलाई है, बेचारे को ब्रेक मिलना मुश्किल है। उसने अपने पिता से भी पूछा था कि क्या वो इस ऑब्सेसिव लव स्ट्रक इविल स्पिरिट से छुटकारा पा सकता है और कोई ह्यूमन अटेंडेंट न सकती है। लेकिन उसके पिता ने उसे मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया, जो क्रिश्चियन और मैरी के बीच है। आखिर एक हाई रैंक बेंची को कॉन्ट्रैक्ट के बिना मैनेज नहीं किया जा सकता। सबसे बुरा ये है कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो उसे मैरी के साथ डीप किस करनी होगी। वर्तमान में वापस क्रिश्चियन फिर याद दिलाता है कि वो साथ नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ बहुत लोग होंगे। उसे डर है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से लोग हर्ट हो सकते हैं, जो उसे पसंद नहीं। और ये गिल्ट टिप मारती है कि उसने दशकों से बाहर की दुनिया नहीं देखी। आखिरकार वो उसे मना लेती है। क्रिश्चियन अनमने मन से उसे साथ आने की परमिशन देता है, लेकिन कहता है कि वो दूसरों से दूर रहे। जैसे ही वो उसके पीछे चलती है, वो क्यूरियस है कि इस आउटिंग का मकसद क्या है। वो कहता है कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। मैरी तुरंत उसके ऊपर गोल्ड कॉइन्स बरसाती है, जो उसने उसे कैरी करने को कहा था, और पूछती है कि जब उसके पास इतना पैसा है तो और क्यों चाहिए। पहली बात, वो साफ कहता है कि ये पैसा काफी नहीं, और दूसरी बात, वो उसे कहता है कि वो ये बेकार की गोल्ड वापस रखे। वो फिर अंदाजा लगाती है कि शायद उसे और गोल्ड या लैंड ओनरशिप चाहिए, लेकिन हर गेस पूरी तरह गलत निकलती है। जब वो उस गैरेज के पास पहुंचते हैं जिसमें उन्हें जाना है, क्रिश्चियन एक और अनइनवाइटेड गेस्ट को देखकर हैरान रह जाता है, और वो है उसका छोटा भाई थॉर्न। थॉर्न स्नॉबी भाई की तरह उसका इंतजार कर रहा था, जो क्रिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। असल में वो उसे वॉच करना चाहता है कि कहीं वो फिर स्काउंड्रेल ना बन जाए। और बात और खराब हो जाती है जब क्रिस बताता है कि वो गैम्बलिंग करने जा रहा है। बंदा पोर्टफोलियो टाइप लाइफ चाहता है। गैम्बलिंग बुरी चीज नहीं, खासकर क्योंकि वो डेमंस हैं और ये उनके किंग द्वारा रिकमेंडेड एक्टिविटी है। सब सही रहे इसके लिए थॉर्न उसके साथ जाना चाहता है। क्रिस को लगता है कि वो सच में उसकी चिंता करने लगा है। वो उसे चिढ़ाता है, जिससे उसका बेबी भाई फनी रिएक्शन देता है। थॉर्न उसे गेम में हराना चाहता है, जबकि क्रिस सोच रहा है कि वो उसे कैसे एक्सप्लॉइट करेगा। उनके ग्लैमरस डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही मैरी और थॉर्न दोनों शॉक में रह जाते हैं। इवेंट में ठीक से अटेंड करने के लिए क्रिस उन्हें मास्क देता है ताकि उनका डिस्गाइज रहे। साथ ही वो मैरी को एक सीक्रेट मिशन भी देता है, जो थॉर्न को नहीं पता। थॉर्न को बस फॉलो करने को कहता है, और थोड़ी देर बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तुरंत आसपास के लोग उन्हें जोक समझते हैं। आखिर वो फ्लैशबैक लग रहे थे अपनी पॉकेट्स लाइन करने के लिए। मोड़ में आकर क्रिस अपने भाई से बेट लगाता है। गोल है 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसा कमाना, और लूजर दूसरे के लिए टाइटल चुनेगा। क्रिस अपने भाई के लिए लंबा चौड़ा टाइटल चुनता है और उसके ईगो को एक्सप्लॉइट करके उसे बेट एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। छोटा भाई आन जैसी रिजॉल्व लेकर आगे बढ़ता है। जहां तक क्रिस की बात है, पहला गेम वो आसानी से जीत जाता है,
लेकिन वो गैम्बलिंग दिन के डार्क सीक्रेट्स जानता है। हाउस चालाक होता है। शुरुआत में छोटे छोटे विन देकर तुम्हारे ईगो को गोद करता है और जैसे ही तुम बड़ा बेट लगाते हो नीचे से जमीन खींच लेता है। क्रिस ये सब जानता था, लेकिन उसका भाई नहीं। वो ट्रैप में फंसकर हारता जाता है और ऊपर से क्रिस उसे चिढ़ाता भी है ताकि वो और ज्यादा हारे। जैसे ही वो बहस कर रहे होते हैं कितने पैसे गए, क्रिस नोटिस करता है कि कॉनवेंट की नज़र उसके भाई पर टिक चुकी है। उसे एहसास है कि वो जल्द ही बच्चे को एक्सप्लॉइट करेंगे। चिढ़कर थॉर्न फिर गैम्बल करने जाता है क्रिस की वार्निंग के बावजूद, लेकिन अंदर से यही तो क्रिस चाहता है। कुछ समय बाद थॉर्न और हार जाता है। उधर मैरी इनविजिबल होकर उन सभी कॉन्वेंट को ट्रैक कर चुकी है जो उनके खिलाफ काम कर रहे थे। बेचारा थॉर्न 10,000 का स्टैगरिंग अमाउंट हार जाता है। गैम्बलिंग सेशन के बाद क्रिस एक खास मर्चेंट से मिलने जाता है। सर्वेंट्स उसके अचानक आने से शॉक हो जाते हैं और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मास्टर को बुलाने का ऑर्डर देता है। मर्चेंट गिल्ड का ग्रांड खुशी से यम लॉर्ड की मदद करने आगे आता है। वो शरीउड मर्चेंट के नाम से फेमस है, लेकिन सच ये है कि वही उस गैम्बलिंग den का असली मालिक है जहां वो गए थे। क्रिस उस बास्टर्ड से प्राइवेट चेक की रिक्वेस्ट करता है, उस पर इल्जाम लगाते हुए कि उसके कॉन्वेंट ने उसके बेबी ब्रदर को स्कैम किया है। अपनी सफाई में मर्चेंट कहता है कि उसे अपने आदमियों की हरकतों पर कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो सिर्फ गैम्बलिंग हॉल का ओनर है। लेकिन मैरी उस आदमी के अंदर लिटरली मौत का डर भर देती है और वो घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। वो रहम की भीख मांगता है और कहता है कि जो भी ट्रबल हुआ है उसका कंपेंसेशन देने को तैयार है। बातचीत बिल्कुल वही पहुंचती है जहां क्रिस चाहता था और वो डैमेज के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड करता है। यहाँ तक कि मर्चेंट भी उसकी डिमांड सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है कि उनके पास इतना कैश नहीं है। तो ये बंदा गेम गिरा देता है और सीधा 2 लाख रुपए तक नीचे आ जाता है। शुक्र है कि मर्चेंट इतना तो अफोर्ड कर सकता है, भले ही इससे उसे भारी नुकसान हो। आखिर में क्रिस की एक आखिरी रिक्वेस्ट होती है। सीन कट होता है उस अमाउंट से खरीदी गई चीजों के आफ्टरमैथ पर। उसने ढेर सारा कॉम्बैट इक्विपमेंट लिया और बोनस आर्टिफैक्ट के तौर पर होली स्वॉर्ड ग्रेनेड भी हासिल की। ये वेपन सच में स्पेशल है क्योंकि इसे हीरो की आत्मा के बलिदान से बनाया गया था। हीरो के करप्ट होने के बाद भी ये वेपन यूज में रहा और कभी डेमंस द्वारा बहुत रिवॉर्ड किया जाता था, लेकिन अब ये धूल खा रहा है। क्रिस के पास इसके लिए आगे चलकर एक प्लान है। इसके अलावा वो मैरी को वो खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट करता है जिसे वो देख रही थी, साफ करते हुए कि इसका कोई और मतलब नहीं है। मैरी शॉक में है क्योंकि मरने के बाद पहली बार उसे ऐसा गिफ्ट मिला है। उसके लिए ये सच में स्पेशल है। अपने फैसले से सेटिस्फाइड होकर क्रिस कहता है कि अब घर लौटने का टाइम है। मैरी सबसे खुश मुस्कान के साथ जवाब देती है और ऑफर करती है कि अब से उसे और ब्लड जूस देगी, जो अजीब लगता है जब तक वो ये रिवील नहीं करती कि जो स्ट्रॉबेरी जूस वो खुशी से पी रहा था उसमें पहले से थोड़ा सा वो मिला हुआ था। माई दिन से प्रार्थना कर रहा है कि ये उसकी तरफ से कोई ट्विस्टेड जोक हो। साथ ही क्रिस को एहसास होता है कि वो किसी को भूल रहा है। असल में वो थॉर्न है जिसे लूटा गया जब तक कि उसके पास सिर्फ 1 रुपया बचा। थॉर्न अपने भाई पर दहाड़ता है कि वो उसे छोड़कर सो गया क्योंकि वो लगभग स्लेव की तरह बेच दिया जाता अगर किसी ने उसे पहचान ना लिया होता। नींद से भरा ये बंदा थॉर्न को याद दिलाता है कि उसे अब उसे एक अलग नाम से बुलाना चाहिए। आखिर उसने बेट हारी थी तो अब उसे उसके नतीजे झेलने होंगे। थॉर्न की आत्मा पर हॉरर छा जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसे अब हमेशा अपने इस भाई को ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर कहकर बुलाना होगा। वो नाम जोर से बोलने की कोशिश करता है और बेचारा सारी एम्बेरसमेंट खुद ही खा जाता है, जबकि क्रिस उसे टॉर्चर करने में मजा लेता है। वो उसे याद दिलाता है कि अब से उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ बुलाए। थॉर्न गुस्से में चला जाता है, कसम खाते हुए कि एक दिन टेबल पलटेगा, लेकिन शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। मस्ती भरा क्रिस जानता है कि भविष्य में उसकी मौत इसी लड़के के हाथों होगी और उसे पता है कि स्कम्बैग एशिड इसमें इन्वॉल्व है। डार्क मैजिक क्लैन के एक्टिंग पैट्रियट क्लैंगम का बेटा होने के नाते एशिड को फैमिली का टॉप हेयर कहा जाता है। भले ही क्रिस असली क्रिश्चियन नहीं है बल्कि उसकी बॉडी में है। भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है ये जानते हुए वो एशिड से बदला लेने की ठान चुका है, लेकिन फिलहाल उसे मेलॉन का बुरा सपोर्ट चाहिए। होली ब्लेड ग्लेनेड ने अपनी लाइफ में कई चैलेंज देखे हैं और फिर भी अब कोई उसे छूता नहीं क्योंकि कोई उसे जीत नहीं पाया। हमारा लड़का जानना चाहता है कि वो उस लिस्ट में कहाँ खड़ा है और वो उसे कसकर पकड़ लेता है। अचानक उसे हल्का झटका लगता है, मतलब स्वॉर्ड को उसकी डार्क मैजिक पसंद नहीं, जो एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो लाइट का प्रतिनिधित्व है। लेकिन भाई इस बार रूल्स मोड़ने को तैयार है और मानता है कि उसकी मैजिक पावर का पैटर्न डिकोड कर ले तो काम हो जाएगा। फिर वो ब्लेड पर लगातार वार करना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि कुछ न कुछ असर हो रहा है। अपनी कन्विक्शन दिखाते हुए क्रिस कहता है कि उसके पास पूरी दुनिया का टाइम है इस वेपन को तब तक बीतने का जब तक वो सरेंडर करके उसे ओबे न करे।
सबसे मज़ेदार बात यह है कि वेपन भी उसकी बात सुनकर जैसे कांप रहा है। कुछ दिन बाद क्रिस ट्रेनिंग ग्राउंड्स में अपने पिता से मिलने आता है। उसके सामने एक जानी पहचानी महिला खड़ी है और उसे एहसास होता है कि ये ब्लैक शैडो नाइट्स की कमांडर मैरियन है। वो खूबसूरत और सख्त लेडी है। उसकी लंबी हिस्ट्री है क्योंकि वो एल्डर क्लैन हेड की बेटी है और डॉट मैजिक क्लैन की मास्टर भी, साथ ही उसके पिता और लैंगडम की बड़ी बहन